अच्छा, ये नॉर्मल जो हम कनेक्शन बनाते हैं, नॉर्मल मीन्स लोकल फोल्डर से। ओके। ठीक है, शेयर पॉइंट को इग्नोर करते हैं फिलहाल के लिए। तो बाकी सारे कनेक्शन आपके आज कंप्लीट हो गए। ओके। मतलब आज जो क्लास होगी उसमें आपके सारे कनेक्शन कंप्लीट हो जाएंगे एक्सेप्ट शेयर पॉइंट। तो शेयर ठीक। पॉइंट का हम अगले वीक क्लियर कर लेंगे। ठीक है। हावेवर देखो, कनेक्शन सिर्फ बचा है, बाकी प्रोसेस यही होगा जो हम यहाँ अभी सीखेंगे या हमने जो अभी तक सीखा है। सिर्फ ओके। और सिर्फ कनेक्शन का रह जाएगा। तो वो हम हम्म। अगले हफ्ते शेयर पॉइंट का कनेक्शन कैसे बनाते हैं, इंडिविजुअल फाइल का कैसे हम उसको फोल्डर के थ्रू कनेक्ट करते हैं, वो हम सीख लेंगे। बाकी जो भी कैलकुलेशन आगे की होगी वो सेम ही होती है, क्योंकि डेटा एक बार आपका पावर क्वेरी में आ गया तो फिर वो सेम ही कनेक्शन सेम ही कैलकुलेशन होती है। चाहे आपका कनेक्शन एसक्यूएल से बना हो, चाहे आपका कनेक्शन एज्यूर से बना हो, चाहे आपका किसी और डेटाबेस से बना हो या एक्सेल से बना हो। मेन होता है कि पहले डेटाबेस कनेक्ट हो जाए। ठीक है सर। ठीक है, तो आज हमारा जो टॉपिक है, कल का टॉपिक था कि हमारे हेडर्स लिमिटेड थे, फिक्स थे, उसके साथ हम मल्टीपल वर्क बुक से शीट तो अपेंड कर रहे थे, बट कोई पर्टिकुलर एक शीट ही अपेंड कर रहे थे। हाँ जी। करेक्ट। हाँ जी। आज हम क्या करेंगे, हेडर्स भी ऊपर नीचे हो सकते हैं। ठीक है, हमारी शीट भी कम ज्यादा हो सकती हैं और हमारी वर्कबुक भी मल्टीपल हो सकती है। यानी कोई बाउंडेशन नहीं, कोई लिमिटेशन नहीं। फोल्डर में मल्टीपल वर्कबुक हो सकती हैं, चाहे वो 2 हो, कल की डेट में अगर 2 की 10 हो गई तब भी वो एक्सेप्ट कर ले। उसके बाद उन वर्कबुक में चाहे एक ही फाइल हो, चाहे आपकी 10 फाइलें हो। सपोज एक वर्कबुक है जिसमें एक ही शीट पड़ी है, दूसरी वर्कबुक है उसमें 10 सीट पड़ी है, तीसरी वर्कबुक है जिसमें 50 सीट पड़ी है, या सो ऑन। ठीक है, उसके बाद भी पहली जो वर्कबुक है हो सकता है कि उसमें शीट जो है उसमें अलग हेडर्स हों, दूसरी वर्कबुक में अलग हेडर्स हों, और सबके हेडर्स के अकॉर्डिंग अगर हेडर मैच हो जाएंगे तो उनका डेटा उसी के नीचे अपेंड होगा। अगर हेडर मैच नहीं करेगा तो एक नया हेडर आपको रिफ्लेक्ट कर जाएगा। ठीक है, कंडीशन क्लियर हो गई। कंडीशन का मतलब विदाउट कंडीशन। हाँ जी सर। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो इसके लिए मैं एक बार चेक कर ले रहा हूं कि वैसे फोल्डर तो होगा और फाइल भी होगी। हाँ, फाइल्स पड़ी हैं। एक बार मैं चेक कर ले रहा हूं इनमें डेटा सेम है या नहीं। ओके, इसको हटा देते हैं। इसमें ठीक है, इसमें ठीक है, दूसरी वर्कबुक में ठीक है, ठीक है, ठीक है, तीसरी वर्कबुक ये ठीक है। अच्छा, ओके, ये हटा दो। अरे, ये क्या हुआ, बंद ही हो गई। हम्म, ठीक है, बाकी सब सेम है। अभी क्या है, हमारे पास 3 वर्कबुक हैं और तीनों के हेडर सेम है, नंबर ऑफ शीट सेम है। ठीक है, नाउ अब मैं कनेक्ट कर रहा हूं तो कनेक्शन का वही फॉर्मेट है कि फ्रॉम फोल्डर, और उसके बाद हमें फोल्डर टारगेट करना है। तो फोल्डर हमारा टारगेट हुआ ये, और ओपन। जब हम सिंगल सीट कर रहे थे तो हम क्या कर रहे थे, यहाँ पे कंबाइन एंड लोड पे जा रहे थे, या कंबाइन एंड लोड 2 पे जा रहे थे, या कंबाइन एंड ट्रांसफॉर्म पे जा रहे थे। करेक्ट।
हाउएवर तीनों में कुछ भी डिफरेंट नहीं था, सिर्फ डेटा लोडिंग का तरीका अलग था, बाकी सब कुछ सेम था। ठीक है, एक ही शीट हो रही थी। अब हम क्या करेंगे, इसको कंबाइन एंड लोड पे ना जाके हम सीधा सीधा ट्रांसफॉर्म डेटा पे जाएंगे। ठीक है, जब हम ट्रांसफॉर्म डेटा पे जाएंगे तो क्या होगा, जो हमें प्रीव्यू वहां पे दिख रहा था वही प्रीव्यू यहां पे आ गया एज इट इज, कुछ भी डिफरेंट नहीं हुआ। करेक्ट। नाउ अब इसमें अगर ध्यान से देखो तो हमें अभी क्या मिल रहा है इंफॉर्मेशन में, वर्कबुक 1, वर्कबुक 2, वर्कबुक 3, लेकिन डेटा क्या है हमें नहीं पता। करेक्ट। एक्चुअल डेटा का हमारे पास कहीं भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। ये एक हमें कॉलम लग रहा था एट्रीब्यूट्स का, लेकिन इसमें भी सिर्फ ट्रू फॉल्स कुछ दिख रहे हैं, लेकिन एक्चुअल डेटा नहीं दिख रहा। इसके अलावा एक ये बाइनरी है जिसमें फाइल दिख रही हैं, और इसमें भी हमें एक्चुअल डेटा रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है। तो अब ये ध्यान रखना, जब हम इस तरीके का डेटा हैंडल करते हैं तो एटलीस्ट यहां पे आप एक ही एक्सटेंशन सेलेक्ट करो। एक ही एक्सटेंशन मींस XLSX है तो सिर्फ XLSX सेलेक्ट करो, बाकी एक्सटेंशन नहीं आनी चाहिए। अगर आपकी है एक्सटेंशन दूसरी और उसको भी आप करना चाहते हो तो सेम इसका डुप्लीकेट बना दो और वहां पे दूसरा एक्सटेंशन फिल्टर करके डाल दो। ठीक है, अब उसका रीजन क्या है वो भी बता दूंगा, फिलहाल में हम आगे बढ़ते हैं। सपोज अभी मेरे पास सिर्फ और सिर्फ XLSX या XLSB वर्जन है यहां पे, तो चाहे XLSX हो चाहे XLSB हो, दोनों में ही हमारा सेम पैटर्न चलता है। तो अभी क्या है, यहां पे कंटेंट में हमारे पास बाइनरी आ रहा है, लेकिन ये बाइनरी वर्कबुक है। हम इसको टेबल में हमें कन्वर्ट करना होगा, तब हम डेटा रीड कर पाएंगे, अदरवाइज क्या है, ये रीडेबल डेटा नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको कन्वर्ट करने के लिए, याद है कुछ दिन पहले मैंने एक फंक्शन लगाया था, ऐड कॉलम में जाके कस्टम में जाके एक फंक्शन मैंने यूज किया था, एक्सेल डॉट वर्कबुक किया था। एक्सेल डॉट वर्कबुक हो गया, ये डबल एक्सेल आया, हमने एक्सेल एक बार हटा दिया और ब्रैकेट स्टार्ट। इसमें हमेशा वो कॉलम जाएगा जिसमें बाइनरी लिखा होगा, कंटेंट, और मोस्टली कंटेंट के नाम से ही आता है। ठीक है, अगर कुछ और भी नाम से है तो यहां पे आप वो बाइनरी वाला कॉलम सेलेक्ट करके या तो आप इसको क्लिक कर दो और इंसर्ट कर दो। ठीक है, जैसे मैं अगर बात करूं, इसको मैंने हटाया, या तो मैं इसको ऐसे क्लिक करूं, ये क्लिक हो गया या सेलेक्ट हो गया, और इंसर्ट कर दूं, या फिर मैं यहीं पे इसको डबल क्लिक कर दूं, वो आपका कॉलम वहां पहुंच जाएगा। अब इसमें ट्राई मत करना कि आप टाइप करके लिखो, क्योंकि टाइप करने में आप मिस्टेक कर सकते हो। सो बेटर है कि आप कॉलम को सेलेक्ट कर लो और यहां से कॉलम जो आपका ब्रैकेट स्टार्ट हुआ था वो क्लोज। नाउ अभी ये जो बाइनरी फाइल्स थी जो रीडेबल नहीं थी, अब आप देखोगे तो कुछ रीडेबल आपका आ गया, एक्चुअल नहीं आया बट कुछ आ गया। करेक्ट, यहां तक कोई कंफ्यूजन है? नहीं, अब वो सीट बता रहा है कि इसमें कितनी सीट हैं। करेक्ट, हर एक वर्कबुक में कितनी शीट है उसकी इंफॉर्मेशन हमें मिल रही है। ठीक, जब इतना हमने कर लिया तो हमें क्या करना है, इसको
एक्सपेंड करना है, ये टेबल्स जो हैं उनको एक्सपेंड करना है। एक्सपेंड क्या करना है? यही नॉर्मल एक्सपेंड करना है, और नॉर्मल एक्सपेंड करने पे जो कुछ आ रहा है आने दो, और यूज ओरिजिनल कॉलम नेम एज परफिक्स को ऑलवेज अनचेक करना है। उसके बाद ओके। अब समझो कि क्या क्या आया, ठीक है। एक ये कॉलम आया नेम डॉट वन। अब ये क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ क्योंकि यहां वर्कबुक में भी नेम था और यहां भी नेम है, तो वो यहां पे डुप्लीकेट नेम अलाउ नहीं करता सिस्टम। और ये सिर्फ पावर क्वेरी नहीं, कोई भी आपका टूल हो वो आपका डुप्लीकेट नेमिंग एक्सेप्ट नहीं करता है, एक्सेप्ट एक्सेल। एक्सेल में आप डुप्लीकेट कर सकते हो, ठीक है। तो एक्सेल के अलावा कोई भी टूल आप देखोगे वहां पे डुप्लीकेसी नहीं होगी, आपको कुछ ना कुछ अलग लिखना पड़ेगा। तो ये जो है नेम डॉट वन, ये एक्चुअली आपका शीट का नेम है। अब देखो पहले कितनी थी, यहां पे आप देखोगे तो 3 लाइनें हैं, यानी 3 रो है, और यहां पे आपकी कितनी हो गई? 9 रो हो गई। हर एक वर्कबुक की 3-3, देखो वर्कबुक 1 वर्कबुक 1 वर्कबुक 1, वर्कबुक 2 वर्कबुक 2 वर्कबुक 2, वर्कबुक 3 वर्कबुक 3 वर्कबुक 3, यानी हर एक वर्कबुक की 3 रो हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि हर एक वर्कबुक में 1 2 3 1 2 3 1 2 3 3 शीट अवेलेबल है, ठीक है। अब ये तो हमने नाम समझ लिया कि ये शीट का नेम आया हमारे पास, करेक्ट। लास्ट से चलते हैं, हिडन। हिडन फाइल का मतलब अगर फॉल्स है, इसका मतलब है कि कोई फाइल हिडन नहीं है। जैसे हम एक्सेल में कर देते हैं ना हाइड, तो अगर वो हाइड होगी तो यहां ट्रू लिखा आएगा। तो अगर आपके पास कंडीशन ये है कि कोई भी जो फाइल हाइड है उसको यहां पे नहीं आने देना है, तो आपको यहां पे इक्वल टू फॉल्स लेके आना पड़ेगा, ठीक है। यानी कोई भी ट्रू यहां पे ना आए। ना आए मींस आपकी जो भी फाइल हाइड होगी वो ट्रू होगी, और ट्रू हमने यहां पे लिया नहीं है, तो सिस्टम आपका सिर्फ और सिर्फ फॉल्स ही कंसीडर करेगा। और फॉल्स कंसीडर करेगा मींस सारी आपकी जो हिडन फाइल थी वो नहीं आएंगी। अगर आपको हिडन फाइल भी चाहिए तो आपको कुछ भी नहीं करना, एज इट इज जाने देना है, ठीक है। नाउ अब आते हैं काइंड पे। काइंड में क्या है? काइंड आपका 2 ही काइंड मिलेंगे आपको, एक शीट और एक टेबल, ठीक है। तो ये अगर आप पूरा शीट कंसीडर करना चाहते हो तो शीट रखो, अगर आप टेबल कंसीडर करना चाहते हो तो टेबल रखो। अब ये मेक श्योर करो कि एक शीट में मल्टीपल टेबल हो सकती हैं, बट एक टेबल में मल्टीपल शीट नहीं होंगी, ठीक है। तो अब टू यू है कि आप किस पे जाते हो, आप शीट बेस पे जाते हो या टेबल बेस पे जाते हो। अगर आपको शीट बेस पे जाना है तो मेक श्योर यहां से आपको सिर्फ शीट ही सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। आप अगर इक्वल टू शीट नहीं करते हो तो इन फ्यूचर में अगर कोई टेबल आ गई तो वो टेबल का डेटा भी यहां पे रिफ्लेक्ट कर जाएगा। सो आपको फिल्टर लगाना जरूरी हो जाएगा, ठीक है। नाउ आइटम। आइटम आपका और शीट नेम दोनों सिमिलर होते हैं, कोई भी डिफरेंस नहीं होता है। लेकिन अगर ये XLSB फाइल होगी तो उसमें आइटम वाला कॉलम ब्लैंक मिलेगा। देखो जैसे मैं अगर यहां पे एक फाइल ओपन करता हूं, अरे इसको मैंने क्लोज एंड लोड टू में कनेक्शन ओनली बना देता हूं, ठीक है। ये फाइल है
इसका मैंने सेव एज कर दिया और इसी में किया लेकिन एक्सेल एसपी, ठीक है। अब क्या हुआ, यहाँ पे 4 फाइलें हो गई, एक एक्सेल एसबी और 3 एक्सेल एसएक्स, ठीक है। अब अगर मैं इसको पावर क्वेरी में जाके रिफ्रेश करूंगा तो क्या होगा, अभी 3 दिख रही हैं, अब 12 हो गई, क्योंकि एक्सेल एसबी की ये 3 फाइलें आ गई, करेक्ट। अब अगर इनको देखोगे तो देखो यहां पे आइटम नल है, काइंड भी नल है, समझ गए? ऐसा कोई, जबकि सीट तो उसमें भी होंगी। किसमें? हाँ शीट है उसमें 3, ये देखो एक्सेल एसबी मैंने ओपन की, सॉरी ये एक्सेल एसबी की सील है, तो उसमें वो नल क्यों दिखा रहा हूँ? हाँ क्योंकि एक्सेल एसबी की प्रॉपर्टीज ऐसी होती है कि वो आपको वैसे ही रिफ्लेक्ट करता है। अब देखो मैंने इसमें एक टेबल बना दी, टेबल ठीक बना है, दिए, हाँ। अब एक्सेल टेबल एसबी में। दिखेगा। अब मैं वहां पे जाता हूं, एक्सेल एसबी बहुत खतरनाक है। अब मैं यहां से सिर्फ एक्सेल एसबी फिल्टर करता हूं जिससे कि आपको चीजें क्लियर दिखे, ठीक है। ये हो गया। अब देखो टेबल आपकी नहीं आई, देख रहे हो, टेबल आपकी नहीं आई। आप कहीं भी देख लो टेबल आपको नहीं मिलेगा, शीट ही मिलेगा, ये रीड ही नहीं करता उसका अच्छा, टेबल। एक्सेल एसबी में कोई भी टेबल आएगी वो रीड ही नहीं होगी। और ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ इसके लिए है, देखो मैं डायरेक्ट अगर भी कनेक्शन बनाऊं ना, यहां पे गया, ये वाली एक्सेल एस है, सॉरी एक्सेल एसबी एक्सेल भी। कनेक्ट किया, डायरेक्ट फाइल को हमने टारगेट किया है और तीनों को सेलेक्ट कर ले रहे हैं, किसी में तो टेबल होगी ना, मुझे नहीं पता है कि मैंने किसमें बनाई थी, पर तीनों में कोई तो टेबल होगी। अब इसको जाते हैं नेविगेशन में, सॉरी सोर्स में, कहां गया, एक मिनट मैं ओपन करके देख लूं पहले कौन सी शीट में मैंने टेबल, अरे भाई साहब तुमने तो, बंद हो जाओ, कैंसल, ठीक है। ये मैंने शीट 1 में टेबल बनाया हुआ है, शीट 2 और शीट 3 फ्रेश है, करेक्ट। दोबारा दिखा देता हूं, ये वर्कबुक 3 मैंने ओपन की एक्सेल एसबी और इसकी शीट 1 में टेबल है, करेक्ट। नाउ अब अगर मैं इसके कनेक्शन चेक करूं जाके शीट 1 में, ये देख रहे हो डेटा में कोई कॉलम ही नहीं है, और इसका अगर मैं देखूं इसमें तो ये है, लेकिन नेविगेशन में सॉरी कहां गया, अरे अच्छा एक्सेल एसएक्स मैंने कनेक्ट ही नहीं किया, एक एक्सेल एसएक्स डायरेक्ट कनेक्ट करते हैं, ये एक्सेल एसएक्स मान लो मैंने कनेक्ट किए और इसकी मल्टीपल फाइल कनेक्ट कर ली, ठीक है। अब सोर्स में देखो, सोर्स में क्या क्या आ रहा है, आइटम काइंड हिडन सब कुछ आ रहा है, करेक्ट। ये एक्सेल एसबी है और इसके पहले वाला देखो, क्या सोर्स में कुछ आ रहा है, वो प्रॉपर्टीज ही एक्सेल एसबी में नहीं होती कि हिडन फाइल को आपको दिखा सके, कुछ भी नहीं होता, आइटम काइंड कुछ भी नहीं होता। अब अगर मैं एक्सेल एसएक्स की टेबल को कन्वर्ट कर दूं जाके, तो देखो टेबल एक अलग आने लगेगा, शीट 1 में जाके सोर्स में आने लगेगा। अब मैं इसको क्या करता हूं,
ओनली क्रिएट कनेक्शन। अब मैं वर्कबुक 1 में गया और शीट 1 को मैंने टेबल बना दिया। ठीक है, इसकी पावर क्वेरी में गए और हमने शीट वर्कबुक 1 को बनाया था ना, और कनेक्ट कौन है, ये कौन सी वर्कबुक कनेक्ट है, ये वर्कबुक 2 है। मैं तीनों डिलीट कर देता हूं, वर्कबुक 1 कनेक्ट करता हूं। वर्कबुक 1 इंपोर्ट। अब देखो यहां पे ये टेबल आ गई, करेक्ट, जबकि उसमें नहीं आई थी। और दूसरा, अगर मैं यहां पे देखूं जाके, ये मान लो, ये कहो कि आपने यहां से टेबल सेलेक्ट कर लिया इसलिए आ रहा है, चलो मैं एक काम करता हूं, इसको मैंने डिलीट कर दिया, मैं पूरा ही डिलीट कर देता हूं तीनों और दोबारा से करता हूं। ठीक है, दोबारा से कनेक्शन बना रहा हूं। वर्कबुक 1 इंपोर्ट, और मैंने इस बार टेबल लिया ही नहीं। ठीक, मैंने सिर्फ शीट ली है, टेबल को इग्नोर कर दिया। अब देखो ध्यान से, शीट 1 पे गया, सोर्स पे गया, ये देख रहे हो टेबल अवेलेबल है। मतलब मैं टेबल को इग्नोर करके आया हूं, बट स्टिल उसमें टेबल दिख रही है क्योंकि काइंड वैल्यू अवेलेबल है। लेकिन इसकी शीट 1 में टेबल नहीं है, सिर्फ शीट 1, शीट 2, शीट 3 का डेटा है। इसमें देखो शीट 1, शीट 2, शीट 3 और टेबल 1। तो एक्सेल एसबी टेबल को रिट्रीव नहीं कर पाता क्योंकि उसकी प्रॉपर्टीज में ही नहीं होता है कुछ। ठीक है, समझ गए? एक्सेल एसबी सिर्फ और सिर्फ आपकी शीट को रिट्रीव करता है, टेबल को नहीं कर पाता। मान लो एक्सेल एसबी में हमारे पे 3-4 टेबल हैं और एक ही शीट में, फिर उसका डेटा कैसे आएगा? वो शीट के थ्रू आएगा, वो टेबल के थ्रू नहीं आएगा। जैसे तो वो दिखा तो देगा ना कितनी भी टेबल है उनका डेटा? बिल्कुल दिखाएगा। टेबल के हिसाब से नहीं दिखाएगा, वो शीट के हिसाब से दिखाएगा और उसके अकॉर्डिंग आपको फिर फिल्टर करना पड़ेगा। लाइक मैं यहां पे जाऊं एक्सेल एसबी पे, ठीक है, एक ये टेबल है और एक ये टेबल है। ठीक है, 2 टेबल हो गई। एक मान लो ये टेबल है, 3 टेबल हो गई शीट 1 में। अब क्या है, जब आपको रिट्रीव करना है तो जब इसका कनेक्शन आप बनाओगे, नया सोर्स एक्सेल वर्कबुक और वर्कबुक 3, तीनों टेबल मैंने वर्कबुक 1 में बनाई थी, तो मैंने यहां से ये तीनों ही सेलेक्ट कर लिए और ओके। ये देख रहे हो डेटा कैसे आ रहा है? ये यहां तक एक टेबल था, यहां से ये दूसरा टेबल है, वो तो और पूरी ये सीट तीसरा ऐसे टेबल है। अच्छा, वैसे नहीं आएगा, ठीक है। टेबल वाइज नहीं आएगा, आपको अलग अलग जाके बहुत कुछ इसमें मशक्कत करनी पड़ेगी, तब डेटा आप निकाल पाओगे। ठीक है, ठीक। और इसमें चॉइस नहीं होती, मतलब आप अगर चाहो ना कि चॉइस आपको मिल जाए, नहीं मिलेगी। और ऐसे कभी फंस गई एक्सेल एसबी में डेटा फंस गया, फिर क्या? तो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा उसको एक्सेल एसएस में और फिर अच्छा, कनेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, ठीक, ठीक है, ठीक है, ठीक। वापस अपने उस पे आते हैं।
हमने क्या किया था, 3 फाइल थी हमारी और तीनों को हमने कनेक्ट करके एक फॉर्मूला यूज किया। फॉर्मूला क्या था, एक्सेल डॉट वर्कबुक। ठीक है, उसके बाद फॉर्मूला जो हमने यूज किया तो हमारा जो बाइनरी फॉर्मेट था वो कन्वर्ट हो गया टेबल फॉर्मेट। ठीक है, मैं वहां से वो भी हटा देता हूं क्योंकि ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा एक्सेल एस पे। ठीक है, नाउ अब क्या हुआ, ये टेबल में कन्वर्ट हो गया बट फाइनल डेटा नहीं आया, तो हमने क्या किया, ये जो कॉलम था इसको एक्सपेंड कर दिया कि ये टेबल्स का डेटा मुझे रिफ्लेक्ट करने लगे। ठीक है, तो आइडली हमने क्या किया था, यहां से ये जो डेटा था वो वर्कबुक का था। अब हम एक्सपेंड करने के बाद शीट वाइज डेटा रिफ्लेक्ट करवा रहे हैं, तो ये आपका शीट वाइज डेटा आ गया। ठीक है, अब यहां पे देखो कि डेटा टैब में अगर आप इसको रीड करोगे तो आपको कॉलम्स का डेटा एग्जैक्ट रीड होने लगेगा। ठीक है, ऐसे ही नीचे चले जाओ, इसमें चले जाओ, सबका आपको डेटा रिफ्लेक्ट करेगा। ठीक है, नाउ अब हमें इतना पता चल गया है कि डेटा हमें रिफ्लेक्ट करने लगा है, लेकिन एक चीज याद रखो, अगर हम क्या करें, सिर्फ इसी को सेलेक्ट करें और रिमूव अदर कर दें, ठीक है, तो टेबल तो हमारे पास आ गई, और अगर हम एक्सपेंड कर देंगे तो उनका डेटा भी आ जाएगा। बट चैलेंज क्या आया, हेडर्स का। ठीक है, प्रमोट हेडर, हेडर्स का चैलेंज आएगा। इसलिए हम क्या करते हैं, ये ना करके यहां पे जो हमने एक ये एक्सेल डॉट वर्कबुक कंटेंट लिखा था, इसी में थोड़ा मॉडिफिकेशन करते हैं। ये जो कंटेंट लिखा था, कंटेंट के बाद कोमा लगा के सिर्फ ट्रू लिख देना है। अच्छा, स्मॉल लेटर में ट्रू। ठीक है, जब आप ट्रू लिखोगे तो देखो इसका क्या हुआ, इसके बाद हमने क्या किया था, एक्सपेंड किया था, अब एज इट इज एक्सपेंड कर रहे हैं, और उसके बाद डेटा को देखो, हेडर्स अपनी जगह पे आ गए। अब अगर मैं इसको रिमूव अदर कर दूं और इसको फिर से एक्सपेंड कर दूं, देखो प्रॉब्लम सॉल्व। लेकिन ये सिर्फ कहां पे काम करेगा, जहां पे नहीं, कॉलम तो कोई भी हो काम चलेगा, लेकिन ये सिर्फ काम करेगा जब आपका एक्सटेंशन एक्सेल एसबी या एक्सेल एसएक्स होगा। अगर सीएसवी या टेक्स्ट है फिर तो हेडर पर मोड करने पड़ेंगे, है ना। हाँ, उसमें आपके पास चॉइस नहीं होती है, उसमें आपको हेडर्स ही प्रमोट करने पड़ेंगे। और क्या करना पड़ता है उसके लिए, फंक्शन क्या है, टेबल डॉट प्रमोट हेडर्स। तो वो जब आप यूज करोगे तो आपके हेडर्स आप ऑटोमेटिकली ऊपर चले जाएंगे और डेटा आपका कंबाइन हो जाएगा। अब ये तो डेटा आपका कंबाइन हो गया, बट आपको कुछ लग नहीं रहा है कि डेटा में कुछ मिसिंग है, मतलब डेटा पूरा है बट कुछ ऐसा है जो ठीक नहीं लग रहा है। सर उसका जो वो है ना क्या बोलते हैं टाइप, डेटा टाइप, वो सबका एनी है डेटा टाइप, जिसमें जैसे एम्प्लॉय आईडी है तो नंबर होना चाहिए। अभी हमने डेटा टाइप डिसाइड ही नहीं किया है। अच्छा, यहाँ पे चेंज टाइप का स्टेप क्रिएट होगा ना जब डेटा टाइप बनेगा। हमने नहीं किया। अभी जो मेन कंसर्न है वो ये कि आप ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे कि ये किस वर्कबुक का डेटा है, कौन सी रो किस वर्कबुक से रिलेटेड है। हाँ जी, वो कॉलम नहीं आ रहा वाला। ठीक है, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें सोर्स यहाँ वाला लाना पड़ेगा। एक तो ये कॉलम रखना पड़ेगा और दूसरा ये रखना पड़ेगा, और अब रिमूव अदर, अरे हट गया वो, उसको
को सेलेक्ट कंट्रोल के साथ करना पड़ेगा, ठीक है, और तब आ जाएगा। रिमूव अदर, ठीक है, अब ये लेके आए हम साथ में, ठीक है। और अब हमने एक्सपेंड किया। ठीक है। अब देखो डेटा आपका आने लगा है और साथ में वर्कबुक का नेम भी लिख के आ रहा है कि कौन सी वर्कबुक का डेटा है, कौन सी रो कौन सी वर्कबुक से रिलेटेड है। करेक्ट? हाँ जी सर। अभी भी चैलेंज है सीट का कि वर्कबुक तो डिफाइन हो गई, बट भाई ये कैसे पता चलेगा कि ये डेटा किस सीट का है, किस वर्कबुक का है। हाँ शीट का तो इसलिए हमें एक्सपेंड करने से पहले ये तो लाना पड़ेगा, उसके सीट साथ भी। साथ ये भी लाना पड़ेगा और ये भी लाना पड़ेगा, और अब रिमूव अदर करेंगे। अब हमें पता है कि वर्कबुक 1 की ये शीट है 3, वर्कबुक 2 की ये शीट है, वर्कबुक 3 की ये है। अब जब एक्सपेंड करोगे तो आपका डेटा एकदम परफेक्ट शेप में आएगा। शीट 1 जो ये है वो वर्कबुक 1 की है, उसके बाद जो ये शीट 2 है वो वर्कबुक 1 की है। ऐसे ही आप आगे बढ़ोगे तो ये जो शीट 1 है ये वर्कबुक 2 की है, नॉट 1 की। तो ये आपको आइडेंटिफिकेशन मिल रहा है। आप यहाँ पे रीनेम भी इसको कर सकते हो शीट नेम के बेस पे, जैसे भी आप रखना चाहो, आपकी कॉल है, कोई बाउंडेशन नहीं है, एक स्टेप बढ़ेगा। लेकिन वैसे सर जब हम काम करेंगे तो हमें फाइनल रिजल्ट में ये चाहिएगा थोड़ा, मतलब हमारा बिल्कुल फाइनल चाहिए वो होता है, डिपेंड करता है ना। बिल्कुल चाहिए होता है। अदरवाइज कल की डेट में भले ही आपको आउटपुट में उसकी नीड नहीं है, हाँ लेकिन जब आप वैलिडेट करोगे कि ये डेटा कहां से आ रहा है, आप कहां ढूंढोगे जाके। ओके, तो आप कह रहे हो कि इसको मतलब पावर क्वेरी में लोड करेंगे तो टेबल के स्ट्रक्चर में रखना है, मतलब इन दो कॉलम्स को, लेकिन हाँ, आउटपुट जब हम एक्सेल में हाँ। लेंगे तो हम तब नहीं लेंगे उनको। एक्सेल में आउटपुट लेके जाओ, कोई दिक्कत नहीं। देखो, हर बार जब आप वैलिडेट करोगे तो आप पावर क्वेरी में आके वैलिडेट नहीं कर सकते ना हर बार। हाँ ये तो है। तो जो आप लोड करोगे, मान लो मैं इसको लोड कर रहा हूं, ठीक है, और मैंने यहाँ पे लोड कर दिया एग्जिस्टिंग, ओके। अब मैं यहीं से वैलिडेट कर सकता हूं ना कि अगर कोई डेटा में मुझे प्रॉब्लम आ रही है, या कोई डेटा मुझे ठीक नहीं लग रहा है, या कोई कैलकुलेशन में मेरे प्रॉब्लम आ रही है इन फ्यूचर, तो एटलीस्ट मेरे पास सेग्रीगेशन तो है। हाँ मतलब ये- फिर फाइनल में डिलीट कर सकते हैं, मतलब ऐसा है ना। हाँ, बाद वो में जो कैलकुलेशन में यूज नहीं होगा, बट फॉर सेग्रीगेशन तो आपको रखना पड़ेगा ना। अदरवाइज आप ढूंढते रहोगे कि ये रो किस शीट से आई है, पता नहीं। हाँ ये बात तो है सर। सेग्रीगेशन के लिए ऑलवेज आपको रखना पड़ेगा, जिससे कि इन फ्यूचर कभी ऐसा हो तो वैलिडेट आप आसानी से कर सको। हाउएवर डिलीट कर दोगे तो कैलकुलेशन पे कोई इंपैक्ट नहीं होगा, बट वैलिडेशन पर्पज से ये चीजें रखनी पड़ती हैं। आपने ध्यान दिया हो जब हम सिंगल शीट कर रहे थे अपेंड कल, तब भी उसमें सिस्टम ऑटोमेटिकली वर्कबुक का नाम दे रहा था आउटपुट में। हाँ और वो इसीलिए दे रहा था क्योंकि अगर वर्कबुक का नाम नहीं देगा तो आप कैसे वैलिडेट करोगे कि डेटा कौन सी वर्कबुक से रिलेटेड है, या किस वर्कबुक से ये डेटा आया है। ओके। ठीक है, तो दोनों चीजें आपकी मस्ट है। नाउ ये तो हमने कर लिया। अब सपोज यहां पे एक वर्कबुक बढ़ गई, ठीक है, मान लो इसका मैंने कॉपी बना दिया, और इसमें क्या है, इसमें आपकी वर्कबुक जो थी वो भी बढ़ गई, ठीक है, शीट 4 आ गई, और शीट 4 में एक हेडर भी बढ़ गया, मान लो पिटॉस आ गया, ठीक है, और उसमें कुछ पिटॉस पड़ा हुआ है, मान लो 4 5 6 7 8। मैं तो डमी डेटा रखता हूं तो मैं उस पर फोकस नहीं करता कि क्या है क्या नहीं है, जस्ट एग्जाम्पल दिखाना है, ठीक है। अब क्या हुआ,
कि एक तो वर्कबुक बढ़ गई, दूसरी उस वर्कबुक में शीट भी एक एडिशनल है, और एक शीट में कॉलम भी कॉलम एडिशनल है। अब अगर मैं रिफ्रेश करूं इसको तो क्या होगा? ये लोड हो गया, 117 रो लोड होके आ गए। अब अगर मैं अनफिल्टर करूं तो क्या यहाँ पे कुछ अलग है? यस, अलग है, वर्कबुक 3। तो पहले मैं क्या करता हूं, वर्कबुक 3 का कॉपी वाला वर्जन फिल्टर कर लेता हूं। ठीक है, अब उसमें एक शीट एक्स्ट्रा थी, शीट 4। बिल्कुल सर, शीट 4 एक्स्ट्रा है, और शीट 4 में कॉलम एडिशनल है, वो नहीं आया। करेक्ट, कॉलम एडिशनल था, वो नहीं आया। तो अब हम क्या करेंगे? ये चीज मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। टेबल डॉट कंबाइन। करेक्ट, बस फिर यही उसके बाद में टेबल डॉट कॉलम नेम। इसमें बताने में मजा आता है कि कम से कम आप उस चीज को रिकॉल कर रहे हो। ठीक है, अभी क्या है, ये जो हमने स्टेप किए थे, यहाँ पे जब हमने एक्सपेंड स्टेप किया यहाँ था, पे, हाँ यहाँ पे डाल ये देंगे हार्ड इनको। कोडेड कर दिए थे। करेक्ट, तो वो हार्ड कोडेड हमें हटाने हैं, और कैसे हटाने हैं वो आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। लेकिन फिर भी मैं यहां से आपको ये स्टेप मैं डिलीट कर रहा हूं, और यहां से क्या करना था, ड्रिल डाउन पे, ड्रिल डाउन सिर्फ उसी कॉलम को सेलेक्ट करके कर रहा है जिसमें टेबल्स की लिस्ट है। इसमें ड्रिल डाउन करने का कोई मतलब नहीं। सिर्फ इसी पे राइट क्लिक करो, ड्रिल डाउन करो, तो ये क्या करेगा, उसी कॉलम का सिर्फ जितनी टेबल है उनकी एक लिस्ट जनरेट करेगा, और उसमें आपको ये फंक्शन लगाना है, टेबल डॉट कंबाइन, ब्रैकेट स्टार्ट ऑन, ब्रैकेट बंद और ब्रैकेट क्लोज। अब ये क्या करेगा, ये एक्सपेंड कर देगा। हाँ, जितने भी वो है ना हेडर, सबको एक बोले। तो हमें एक्सपेंड करना नहीं है, तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं वापस से एक और फॉर्मूला लगा रहा हूं, टेबल डॉट कंबाइन कॉलम नेम, कॉलम नेम्स, COLU, ये वाला थर्ड वन, ब्रैकेट ओपन। अब ये क्लोज हो जाएगा, इसको हटा के लास्ट में क्लोज करना है। और ये कॉपी कर लो, फॉर्मूला मैंने कॉपी कर लिया, और ये वाला स्टेप अब मेरे लिए वेस्ट हो नहीं चाहिए, तो ये मैंने यहीं पे डिलीट कर दिया। अब यहाँ पे आके जब मैंने एक्सपेंड किया, मैं नॉर्मल ऐसे ही एक्सपेंड करूंगा जैसे करता हूं, जस्ट करली ब्रैकेट जो दोनों हैं उनको हटा के पेस्ट मार दो, फॉर्मूला पेस्ट कर दूंगा, और ये मेरा हो गया, और क्लोज है लोड। अब देखो ये कॉलम आ गया पिटोस का, और पिटोस में वैल्यू जो होगी वो किसमें होगी, कॉपी में, शीट 4 में। नाउ अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं वापस जा रहा हूं उसी फोल्डर में, और ये जो मैंने कॉपी बनाई है इसकी भी एक मैं कॉपी बना देता हूं। ठीक है, और जो मैंने कॉपी ऑफ कॉपी बनाई है उसमें मैं इस बार एक ही शीट रखता हूं, बाकी डिलीट कर दे रहा हूं, जिससे कि ये भी पता चले कि अगर डिक्रीज हो रहा है तो क्या हो रहा है। करेक्ट, अब इसमें शीट 1 हटा दिया मैंने, सिर्फ शीट 4 है, और शीट 4 में पिटोस ना होके मैंने अटेंडेंस डाल दिया। ठीक है, और सबका मैंने डिफॉल्ट P कर दिया, क्योंकि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि प्रेजेंट है बंदा कि नहीं है। ठीक, सेव। अब मैं रिफ्रेश कर रहा हूं, ये देखो ऑटोमेटिकली एक कॉलम बढ़ गया, और कॉलम जो बढ़ा है अगर मैं उसकी वैल्यू देखूंगा कि कहां पे है, तो मैं फिल्टर कर दूंगा, कॉपी ऑफ कॉपी में शीट 4 है। ठीक है, नाउ अब मैं क्या कर रहा हूं, ये देखता हूं कि कॉपी ऑफ कॉपी का क्या आया है। कॉपी ऑफ कॉपी में एक ही शीट थी। ठीक है,
नाउ अब मैं इसी कॉपी ऑफ कॉपी में कॉलम कम कर देता हूं, ठीक है, और सेव। अब इसमें 3 ही कॉलम है। अब मैं अगर इसको रिफ्रेश करूं तो क्या हुआ, उन 3 कॉलम का डेटा नहीं है, बाकी कॉलम्स का डेटा है। तो अब आपका कोई भी लिमिटेशन हो, अब सपोज कोई ये कहे, अब देखो पिछली वाली जो कल हमने पढ़ा था उसमें क्या था कि एक ही शीट हम कर पा रहे थे, लेकिन यहाँ पे हम मल्टीपल शीट कर रहे हैं। अरे कितनी भी शीट कम ज्यादा हो हम कर पा रहे हैं। नाउ एक सिचुएशन ऐसी आती है जब ये कहा जाता है कि मुझे शीट 3 नहीं चाहिए, बाकी सारा डेटा मुझे चाहिए, बट शीट 3 अगर आ रही है तो उसका डेटा मुझे कंसीडर नहीं करना है। सिचुएशन आ सकती है, क्योंकि अगर शीट बढ़ रही है तो आपको कंडीशनली भी तो बोला जाएगा ना कि भाई ये शीट 3 का डेटा हमें नहीं चाहिए। लेकिन अब अगर आप ये बोलो कि शीट 3 वर्कबुक 2 वाला नहीं चाहिए डेटा, बाकी तो शीट 3 चाहिए, यानी अगर वर्कबुक 1 में शीट 3 आ रही है कंसीडर कर लो, वर्कबुक 3 में आ रही है शीट 3 कंसीडर कर लो, किसी भी शीट में आ रही है, किसी भी वर्कबुक में आ रही है कंसीडर कर लो, लेकिन वर्कबुक 2 में जो शीट 3 है वो कंसीडर नहीं करनी है। अब कैसे करेंगे, अब सोचो, कोई चॉइस है? यहाँ से तो खैर नहीं हो पाएगा मुझे लग रहा है। होने को यहां से भी हो जाएगा, बट बेटर वे यहां से ना करके बेटर वे है यहां पे कर लो या यहां पे कर लो, क्योंकि एडिशनल कॉलम आपको चाहिए नहीं, उसको कैरी ऑन नहीं करना, सिर्फ फिल्टर करना है। ठीक है, अब सपोज ये शीट जो भी है ये, अब इसमें क्या है कि अगर आप शीट 3 फिल्टर करते हो तो वो तो सबका ही हो जाएगा ना, वो सबका शीट 3 फिल्टर कर देगा, तो आप सबका नहीं कर सकते। 3 का चाहिए। ठीक है, तो हम यहां पे क्या लॉजिक क्या लगना चाहिए, एक इफ कंडीशन लगनी चाहिए कि इफ इट इज वर्कबुक 2 एंड इट इज शीट 3 देन शुड नॉट कंसीडर, एल्स कंसीडर। तो वो तो कस्टम कॉलम ऐड करके फिर लगेगा। इसमें क्या है, आपको कंडीशनल कॉलम का अलग से ऑप्शन दिया है। हाँ कंडीशनल कॉलम का कस्टम कॉलम में नहीं वहां पे जाना वो तो है कॉलम कि जब आपको फॉर्मूले नॉर्मल लगाने हैं, कंडीशनली नहीं, नॉर्मल जो लगाने हैं वो आप यहां लगा लो। अगर आपको कंडीशन के साथ जाना है जो तो यहाँ कंडीशनल पे लगा कॉलम, सकते ठीक है। हैं। अब एक चैलेंज है, यहां पे देखो क्या है, इफ लिखा हुआ है प्रॉपर, इफ ये कॉलम नेम और यहाँ पे कॉलम नेम मान लो कह दे, कॉलम नेम अगर मैं जाऊं तो यहाँ पे पहले मुझे करना पड़ेगा नेम, करेक्ट। इफ कॉलम नेम इक्वल टू वर्कबुक 2 एंड नेम डॉट 1 इक्वल टू शीट 3, ठीक है, जो भी रखनी है, हाँ जो भी है, तो हम पहले यहाँ से नेम इक्वल हो गया, यहाँ पे और भी ऑप्शन आते हैं, आप जैसे चूज करना चाहो वो कर सकते हो। और यहाँ पे लिखना है वर्कबुक। अब ये चीज चैलेंज आता है कि वर्कबुक अगर हमने थोड़ा भी गलत लिखा या फॉर्मेटिंग अलग हुई तो ये कंडीशन अप्लाई नहीं होगी। सो बेटर वे क्या है, यहां से वर्कबुक 2 पे क्लिक करो, नीचे आ जाएगा, पूरा कॉपी कर लो, ठीक है। और नोटपैड पे, एक्सेल पे नहीं, नोटपैड पे, क्योंकि एक्सेल काम नहीं करता आपका जब क्वेरी ओपन होती है,
नोटपैड पे डालेंगे, दूसरा यहां से शीट 3 को कॉपी करेंगे और ये भी नोटपैड पे डाल देंगे। अब इस पे हम जाएंगे और यहाँ पे नेम इक्वल नॉट इक्वल। चलो चलो जैसे कर लो, दोनों चीजें पॉसिबल है। डज नॉट इक्वल टू वर्कबुक नेम, देन ये, अब भाई साहब एंड का ऑप्शन नहीं है, तो वहां पे ये 3 डॉट पे क्लिक करेंगे ना, ऐड नहीं ऐड क्लो ऐड क्लोज करना, फिर वही चीज आ गई, एल्स इफ वाली आ गई, एंड की ऑप्शन नहीं है। ठीक है, चैलेंज आया ना, बट अगर चैलेंज है तो सोल्यूशन भी है। ठीक है, ये जो नाम, ये जो ब्रैकेट है, ये आपका नया कॉलम का नाम है, कुछ भी आप लिख सकते हो। ठीक है, तो मैं इसमें लिख देता हूं क्या, शीट, फिल्टर शीट, हाँ कुछ भी लिख या दो। कुछ भी लिख दो, मतलब फिल्टर शीट लिखना, सीट सिलेक्शन लिखना, जो कुछ भी लिखना चाहो। ठीक है, ये तो कंडीशन हमने वर्कबुक की लिख दी। एल्स में हम यहां पे कर देते हैं डज नॉट इक्वल टू शीट 3। हम आउटपुट नहीं देते इसको, पहली वाली में यहां पे आउटपुट नहीं देते, और यहां पे जब ये हमारी दोनों कंडीशन पूरी हो गई तब हम लिख देते हैं, मान लो नॉट सेलेक्टेड, ऐसे ही लिखेंगे ना, नॉट सेलेक्टेड ही लिखेंगे ना, और इसमें सेलेक्टेड, ये फाइनल हो गया कि ये हो गया नॉट सेलेक्टेड, ये सेलेक्टेड। अब ये सही है कंडीशन, ये पहले सोचो, अगर ये डज नॉट इक्वल टू वर्कबुक 2 है, नहीं उल्टा लिख गया, या तो हमें इक्वल लिखना पड़ेगा और तब नॉट सेलेक्टेड करेंगे, या डज नॉट इक्वल में जा रहे हैं तो सेलेक्टेड जाना पड़ेगा। हम अभी इक्वल के साथ जाते हैं सीधा सीधा। ये अगर वर्कबुक 2 है और एंड ये शीट 3 है तो नॉट सेलेक्टेड, एल्स सेलेक्टेड। ठीक है, अभी क्या होगा कि आपको कुछ खास चीजें नहीं दिखेंगी। ठीक है, अभी आपकी क्वेरी जो एंड वाली है वो नहीं लग पाई है, तो कैसे लगाएंगे? ये जो आपका फॉर्मूला बन के आया इसका, ठीक है, इसको आप इस तरीके से भी कर सकते हो, ईच के बाद जो इफ स्टार्ट हुआ है ना, शिफ्ट एंटर मारोगे तो ये इस तरीके से लिख जाएगा। ठीक है, नीचे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप अगर 2 रो और नीचे खिसका दो ना तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसको। ठीक है, नाउ अब मैं क्या करता हूं, हम रीड करते हैं इसको, इफ नेम इक्वल टू ये, जो कि सही है, देन ये एल्स इफ नेम इक्वल, मतलब अगर मैं इतनी चीजें हटा दूं और इसकी जगह पे एंड लिख दूं तो मेरा काम हो जाएगा या नहीं? तो हो जाएगा। इफ नेम इक्वल टू वर्कबुक 2 एंड नेम इक्वल टू शीट 3, देन नॉट सेलेक्टेड, एल्स सेलेक्टेड। अब देखो, अब समझो, यहां पे नॉट सेलेक्टेड जो आ रहा है वो इस रो पे आ रहा है, ये देख रहे हो, इस रो पे धीरे धीरे अगर हम चलें तो ये शीट 3 है, ये देखो शीट 3 है, और शीट 3 में अगर हम और थोड़ा सा आगे जाएं, अरे सॉरी ये वाला था, अरे यहीं से देख लो ना, ये रो नंबर 6। ठीक है, अब रो नंबर 6 में यहां पे आ जाओ वर्कबुक 2, और यहां पे देखो तो क्या, शीट 3, तो वर्कबुक 2 और शीट 3 दो चीजें हो गई। ये नहीं चाहिए, अब हम यहां से फिल्टर कर सकते हैं भैया ये हमें नहीं चाहिए। ठीक, और बस बाकी हमारा काम एज इट इज है। तो इसके बाद हम नेम लेंगे, नेम के बाद शीट नेम, ये और डेटा,
और रिमूव अदर। ठीक है, अब यहाँ पे शीट नेम आप कर लो, वो आपकी कॉल है, कोई बाउंडेशन नहीं है। अब यहां से हमें ड्रिल डाउन करना है क्योंकि लिस्ट बनानी है, और फिर फॉर्मूला आ जाएगा टेबल डॉट कंबाइन ब्रैकेट स्टार्ट और ब्रैकेट क्लोज। ब्रैकेट का बहुत ध्यान रखना, ब्रैकेट नहीं लगाओगे तो काम नहीं चलेगा। फिर आ जाएगा टेबल डॉट कॉलम नेम्स ब्रैकेट स्टार्ट और ब्रैकेट क्लोज। ये फॉर्मूला हमारे काम का है, कॉपी कर लिया। इस स्टेप को हमने डिलीट कर दिया और यहाँ पे नॉर्मली एक्सपेंड किया। एक्सपेंड करने के बाद दोनों कर्ली ब्रैकेट हटाए और उसकी जगह पे फॉर्मूला डाल दिया। ये लो सर, हो गया आपका। अब वर्कबुक अगर 2 देखोगे तो शीट 3 आपको नहीं मिलेगी। यहाँ पे मैंने क्लोज कर दिया, यहाँ पे गए वर्कबुक 2 फिल्टर किया, आपको शीट 3 नहीं मिलेगी। तो ऐसे आपको कंडीशन लगानी है। अब क्या है, कोई भी कितनी भी वर्कबुक हो, कितनी भी शीट हो, कितने भी हेडर हो, सब कुछ हम हैंडल कर सकते हैं। अब कल जो हमने पढ़ा था वो भी हम यहां पे हैंडल कर सकते हैं। हमें अगर सिंगल शीट ही चाहिए, हमने सिंगल शीट फिल्टर कर दी और उठा लिया। जैसे कल की अगर हम कंडीशन के बारे में बात करें कि कल हम कोई एक पर्टिकुलर शीट लेके आ रहे थे, करेक्ट? तो हम यहां पे ये इसके बाद जाने के बाद इसमें सीधे सीधे एक ही शीट फिल्टर कर देंगे। हो गई सारी वर्कबुक से, सारी वर्कबुक से एक एक वही शीट हो गई फिल्टर। बाकी का आगे प्रोसेस जो है वो सेम रहेगा। तो अब चाहे आप एक शीट लेके आओ, चाहे आप 2 शीट लेके आओ, चाहे आप मल्टीपल शीट लेके आओ, चाहे आप कंडीशनल शीट लेके आओ, कुछ भी लेके आओ, सब कुछ एक्सेप्ट कर लेगा ऑटोमेशन, कुछ भी नहीं बाकी रहेगा। लेकिन वो कहते हैं ना कि अगर प्लस है तो माइनस भी है, ऑलवेज देयर। ठीक है, अब चैलेंज क्या है इसमें? चैलेंज ये है कि अगर किसी शीट में कुछ प्रॉब्लम है तो शीट नेम का तो इशू नहीं आएगा, करेक्ट? अगर आप सारी शीट मतलब अपेंड कर रहे हो तो चैलेंज नहीं आएगा, क्योंकि नेम कुछ भी हो क्या फर्क पड़ता है। लेकिन अगर किसी आपने फिल्ट्रेशन कर रखा है, लाइक यहां पे आपने कर रखा है कि सिर्फ शीट 3 का डेटा, तो अगर नेम शीट 3 नहीं है तो वो ऑटोमेटिकली फिल्टर हो जाएगा, एरर जनरेट नहीं करेगा। ठीक है, जैसे वहां पे हमें एरर मिल रहा था, यहां पे एरर जनरेट नहीं होगा। ठीक है, तो आपको पता नहीं चलेगा कि क्या सारी शीट का डेटा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। वहां पे हमें पता चल रहा था। अगर कोई भी शीट में सेम नेम, किसी भी वर्कबुक में सेम शीट नहीं मिल रही थी तो वो एरर जनरेट कर रहा था, बट यहाँ पे एरर जनरेट नहीं होगा। यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लग गया, वो जो स्किप एरर शीट करके एक चेक बॉक्स था ना, वो अप्लाई हो गया ऑटोमेटिकली। कुछ ऐसा जो समझ में ना आया हो? सर ऐसा तो नहीं है, लेकिन मेरे को रिवाइज करना पड़ेगा ये एक बार, मतलब प्रैक्टिस करके ही पता चलेगा मेरे को कि मैं कहाँ फंस रहा हूँ। और मैं कहता हूं कि फंसो,
हाँ, क्योंकि तभी क्वेश्चन आएगा ना। करेक्ट, क्वेश्चन आएगा तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि हाँ। हाँ चलो, मैं किसी को अगर कुछ डिलीवर कर रहा हूं तो वो डिलीवर हो रहा है। हाँ सर, मैं करके सिर्फ बताता हूँ सर, मैं नेक्स्ट सेशन तक ना, मैं हाँ, अभी तक जितने कॉपी सेशन हुए करते। कॉपी कैट मत करो, हम्म। कुछ अलग सोचो कि हाँ अगर ऐसा हो तो कैसा हो। जैसे मैंने जो कंडीशन लगाई, जरूरी नहीं कि आप वही कंडीशन लगाओ, आप हाँ जी, दूसरी कंडीशन लगा के देखो। करेक्ट। ठीक है सर। अच्छा, अब ये जरूर ध्यान देना कि जो हमने ये एंड की ये कंडीशन लगाई थी, ये वाली एंड जी। वाली, इसमें आप स्मॉल लेटर में ही एंड लिखोगे। हाँ, ठीक केस है। सेंसिटिव है ना, क्योंकि हाँ, अगर और लिखना है तो स्मॉल लेटर में ही और लिखोगे। यहां जो कंडीशनल कॉलम ये दिया है उसमें एंड या और की कंडीशन के लिए कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है, ठीक है सर। तो आपको ऐसे ही मॉडिफाई करके और काम चलाना है। मैं कोशिश ये करता हूं कम से कम कोडिंग यूज हो, मतलब मॉडिफिकेशन आपको कम से कम करना पड़े, कम से कम फंक्शन आपको बताता हूं। ऐसा नहीं है कि फंक्शन मैं आपको बताना नहीं चाहता, बट मैं ये चाहता हूं कि अगर फंक्शन आपको याद करने पड़ जाएंगे तो मुश्किल हो जाएगी। बिना फंक्शन के ही अगर आपका काम चल रहा है तो बेटर है, लेकिन कुछ जगहें ऐसी हैं जहां पे बिना फंक्शन के काम नहीं नहीं चलता चलता। है, तो वो आपको माइंड में डालना पड़ेगा। वैसे सर प्रेफरेबली मतलब क्या करना चाहिए, कोड करना चाहिए या जो ऑलरेडी इसके एग्जिस्टिंग फीचर्स हैं डायरेक्टली यूज करने वाले वो यूज करने चाहिए? मतलब अगर डायनेमिक मैं बनाने के लिए तो बात कोड करूं, करना पड़ेगा ना, मतलब। हाँ एग्रीड, अगर मैं बात करूं और मान लो आज से आप सीख रहे हो, अभी तक हाँ। आपने सीखा होगा आई एम श्योर, और बहुत चीजें सीखी होंगी, कई चीजें ऐसी भी होंगी जो मैंने रिपीट की होंगी जो आपको पहले से आती हैं। अगर आप यहां पे सीख रहे हो 1 साल तक सिर्फ बिना फंक्शन के यूज करो, सिर्फ इसमें जो अवेलेबल ऑप्शन है उनको यूज करके, ओके, उससे उससे फंक्शन क्या पता चल होगा, जाएंगे। उससे क्या है कि आपका प्रैक्टिस होगा पहले तो ये, दूसरा आपके लॉजिक क्लियर होंगे कि अगर आप ये करते हो तो ये कर सकते हो, तीसरा उसके साथ साथ जब भी आप कोई स्टेप जनरेट कर रहे हो तो ये फंक्शन रीड करने की, याद मत करो, रीड करने की कोशिश करो कि ये जो मैंने किया वो क्या फंक्शन लिख के आया और इस सिस्टम ने कैसे इसको जनरेट किया। ओके। सिर्फ समझो कि क्या हो रहा है, और जब 1 साल हो जाएगी आपको ये करते करते, बिना किसी की हेल्प के आप एम लैंग्वेज सीख जाओगे। हाँ, क्योंकि मतलब अगर आप समझ गए कि वो कैसे कर रहा है तो फिर आप भी कर लोगे ना, समझ जाओगे। करेक्ट, आपको बस ये पता, मतलब आपको समझ में आना चाहिए कि क्या चीज क्या कर रही है, क्योंकि अगर रट्टा मारेंगे तो फिर उसका वो नहीं कर पाओगे ना, डायनेमिकली कुछ अपने हिसाब से नहीं बना पाओगे। बस ये इसीलिए कहता हूं कि पहले आप क्लिक बेस्ड जाओ, क्लिक बेस्ड जाओगे तो चीजें देखो। मैंने वही कहा, लॉजिक हर एक टूल का सेम है, अगर आप सम फंक्शन यूज कर रहे हो तो वो सम ही करेगा, हम्म। बट उसके बियॉन्ड वो और क्या क्या कर रहा है, वो सम फंक्शन यूज करने के लिए वो क्या कर रहा है, वो आपको पता होना चाहिए। ओके सर। ठीक है, तो ये मत करना कि अभी से आप एम लैंग्वेज के पीछे पड़ जाओ। मैंने एम लैंग्वेज भाई बहुत बाद में सीखी है, और सीखी क्या है, सीखी नहीं है स्पेशली, वो जैसी रिक्वायरमेंट आती गई वैसे ही वो दिमाग में आता गया। समझे सर। ठीक है, तो एम लैंग्वेज कोई आपको अगर ये कहे कि मैं सिखा दूंगा, मैं मान ही नहीं सकता। एम लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज है जो आप खुद सीखोगे, क्योंकि उसमें पूरा का पूरा रट्टा मारना है और वो हो नहीं सकता। रट्टा मारना है मतलब मैं समझा नहीं सर।
मतलब आप फंक्शन कितने रटोगे? हाँ, वहाँ तो भाई बहुत फंक्शन है, वो तो जैसे जैसे आएंगे सिनेरियो पे वो तुम्हें फिर माइंड में और फीड होते सबसे जाएंगे। बड़ी बात, एक भी, सबसे गंदी चीज इसकी क्या है कि एक भी कॉमा आपने इधर उधर किया, एक भी ब्रैकेट इधर उधर किया, एक्सेल में क्या है, आप ब्रैकेट अगर भूल जाते हो तो सिस्टम खुद से तो ले क्लोज कर लेते हैं। देता है, यहां नहीं करता भाई। हाँ तो हार्ड कोडिंग में तो सर नहीं करेगा ना, मतलब वो एक तरह की कोडिंग है ना, जैसे हम प्रोग्रामिंग हाँ करते हैं वैसा है वो। करेक्ट। प्रोग्रामिंग में तो अगर आप एरर कर दोगे तो एरर आ जाएगी सीधे, वो कुछ नहीं और करेगा खुद से। दूसरा ये कि यहाँ पे कॉलम के नेम सजेस्ट नहीं करता सिस्टम, सबसे अच्छा गंदा सीन है। अच्छा, एम में नहीं कर कोई सर, कोई एनवायरनमेंट यूज नहीं करते, मतलब वहाँ एम के लिए क्या एनवायरनमेंट यूज करते हैं? कुछ ना कुछ तो एनवायरनमेंट यूज करते होंगे ना, वो तो हेल्प करते हैं, जैसे विजुअल स्टूडियो होता है तो हम्म, वो अपना मतलब बता देता है कि ये कर लो, मतलब वो एनवायरनमेंट है, लिखने को तो आप किस में भी लिख सकते हो। एम लैंग्वेज के लिए कोई इन्वायरमेंट नहीं है, यही डेक्स है। के लिए है, हाँ डेक्स के लिए तो है, जैसे एम आपके पास लैंग्वेज के जो लिए कुछ डेक्स भी का नहीं वो है। है ना, अभी देख रहा था टूल आपके डेस्कटॉप पे है। हाँ, हाँ तो वो बता देता होगा कि ब्रैकेट में सो रहा है। पावर क्वेरी के लिए कोई है ही नहीं, और ये इसका रीजन है कि पावर क्वेरी जैसी लैंग्वेज इतनी सिंपल पाइथन भी नहीं बना पाया। हाँ मतलब वैसे हाँ पाइथन वैसे इंग्लिश बेस्ड है वो भी, वैसे ही सबकी तरह पाइथन दोनों बना। भी देखो आपका केस सेंसिटिव है, हाँ केस सेंसिटिव वाली लैंग्वेज बड़ी सरदर्दी लगती है सर। ठीक है, सबसे बड़ी तकलीफ यही है कि केस सेंसिटिव है, हाँ पाइथन भी और ये भी। लेकिन फर्क बस इतना है कि पाइथन में आपको रेडीमेड चीजें नहीं मिलती हैं, यहाँ मिल जाती है ना। यहाँ आपको रेडीमेड चीजें मिल जाती हैं। आप अगर सीखना चाहो, मान लो मैं एक एग्जांपल दूं कि ये मुझे ट्रिम करना है, ठीक है, तो मैंने क्या किया, यहां से ट्रिम कर दिया, मुझे ट्रिम का ऑप्शन दिया, मैंने ट्रिम कर लिया। अब मुझे इसने फंक्शन भी दे दिया कि ट्रिम का फंक्शन क्या होता है, ठीक है, टेक्स्ट डॉट ट्रिम। अब मेरे दिमाग में आ जाएगा, अच्छा ट्रिम करना है, तो मैं कहीं अगर टाइप करने जाऊंगा ना, तो मैं ट्रिम अकेला नहीं करूंगा, मैं टेक्स्ट डॉट ट्रिम करूंगा, ठीक है। जैसे मान लो कि मुझे क्या करना है, यहाँ पे अपर लेटर में करना है, अपर केस, मैंने यहां से अपर केस किया, हाँ क्या जी, फंक्शन आया, टेक्स्ट डॉट अपर टाइप टेक्स्ट। ठीक है, इस तरीके से। ऐसे ही अब मान लो कि कोई होता है जो केस सेंसिटिविटी के लिए परेशान है कि यार बहुत केस सेंसिटिविटी है, कैसे करूंगा, तो उनके लिए एक अलग वे है कि आपको अगर लगता है कि कोई कंडीशन आप लिख रहे हो और केस सेंसिटिविटी का इशू हो सकता है, आप जाओ उस कॉलम का किसी भी एक में या तो अपर केस कर दो या लोअर केस कर दो और फिर कंडीशन लगा दो। ओके तो अब क्या होगा, लेकिन कंडीशन आपको अब अपर केस में लगानी पड़ेगी क्योंकि आप अपर केस कर चुके हो। सिस्टम क्या हाँ करेगा, किसी भी फॉर्मेट में आएगा उसको पहले अपर बना देगा और आपने जो हाँ कंडीशन अपर में दी है उसी के अकॉर्डिंग वो अप्लाई हो जाएगी। समझ गए। तो प्रॉब्लम सॉल्व। अगर आपको लगता है कि नहीं यार लोअर आपको पसंद है तो लोअर में कर दो, सारा लोअर हो गया, अब कंडीशन डाल दो, ठीक है। तो हाँ जी लिखने वाले करते हैं। अब जैसे मैं कहूं, एक देखो वो होता है कि भाई मैं कैसे इसमें कंडीशन क्या लिखूं क्या ना लिखूं मुझे नहीं समझ आता है, कई बार होता है लोगों के साथ। अब मान लो मुझे ये इसमें लगाना है, ठीक है, मैं अगर थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो गया, ठीक है, तो एक्सपीरियंस होने के बाद मैं क्या करूंगा, एक कस्टम कॉलम लगाया, ठीक है। मान लो ऐसे ही कि मुझे ये 4 करेक्टर निकालने हैं, ठीक है, तो इसमें सिंपल ऑप्शन क्या दिया है, स्प्लिट का, ठीक है। लेकिन अगर मैं थोड़ा सा एक्सपीरियंस वाला हो गया और मैं कहता हूं नहीं मैं स्प्लिट नहीं यूज नहीं करूंगा, जब तक स्प्लिट यूज करूंगा मैं लिख दूंगा टेक्स्ट डॉट स्टार्ट्स,
ठीक है, टेक्स्ट डॉट स्टार्ट लिखा, मेरा कॉलम का नाम है नेम, कॉमा, मुझे 4 कैरेक्टर चाहिए, मैंने 4 लिखा, क्लोज, और ये मेरा आ गया। अब मुझे इसी में अगर सेंसिटिविटी का भी ध्यान रखना है तो मैं क्या करूंगा कि सेंसिटिविटी के लिए यहीं पे ये जो नेम कॉलम है इसी में लगा दूंगा टेक्स्ट डॉट ट्रिम, ठीक है, जिससे कि ये साफ सुथरा हो गया इसके अंदर ही। एक्सेल में भी हम ऐसे ही करते हैं। हाँ, इसी में ट्रिम लगाने के बाद मैंने कहा टेक्स्ट डॉट अपर, ठीक है, ट्रिम लगाने के बाद मैंने अपर लगा दिया, मेरा प्रॉब्लम सॉल्व। मतलब फंक्शन ऊपर हो रहा है, मैंने इसको नहीं किया है, ये वाला मेरा एज इट इज है जो सोर्स कॉलम है, लेकिन मैंने अपनी कंडीशन के अकॉर्डिंग इसको मॉडिफाई कर लिया। ठीक है, तो इस तरीके से हम मतलब वो करते हैं। अब सपोज मुझे पता है कि क्या है क्या नहीं है, अब इसमें मुझे वर्कबुक में बी की पोजीशन ढूंढनी है, करेक्ट? तो मैं क्या करूंगा, मैं इसमें गया टेक्स्ट डॉट पोजीशन ऑफ, ठीक है, कॉलम नेम है मेरा नेम, कॉमा, और यहां पे मेरा हो जाएगा बी। अब सपोज मैंने यहां बी लिख दिया कैपिटल, लेकिन यहां स्मॉल है, करेक्ट? ये देखो क्या दिया इसने, -1। और क्यों दिया -1? क्योंकि वो बी मिला ही नहीं उसको। वो कह रहा है कि भाई हो सकता है स्टार्टिंग के पहले कहीं पड़ा हो, मुझे नहीं मिल रहा, मैंने -1 दे दिया, जबकि गलत है ये आंसर, करेक्ट? तो अगर गलत है तो मैं क्या करूंगा, इसमें टेक्स्ट डॉट अपर पहले से लगा दूंगा ना। अब मैं कैपिटल बी ढूंढूंगा ना, ये लो, दे दिया 4। ये टेक्स्ट डॉट पोजीशन ऑफ किसका है, ऑल्टरनेट सर्च का या फाइंड का। फाइंड और सर्च में यही तो आप करते हो, पोजीशन ही तो ढूंढते हो। तो फंक्शन ऐसे आप करोगे तो बहुत है भाई, आप याद नहीं रख सकते। बेटर वे है गो विद द एग्जिस्टिंग ऑप्शन जो भी अवेलेबल है। ठीक है, सपोज मान लो ये भी मुझे नहीं करना, मुझे यहां पे केस सेंसिटिविटी भी नहीं लगानी, अपर केस लोअर केस भी नहीं लगाना, तो मान लो मुझे यहां पे बुक ढूंढना है इस कॉलम में, ठीक है। अब बुक ढूंढना है, मैं गया इस पे, मैंने एक फंक्शन लगाया टेक्स्ट डॉट कंटेंट, ठीक है। अब देखो टेक्स्ट डॉट कंटेंट्स भी है, टेबल डॉट कंटेंट्स भी है, लिस्ट डॉट कंटेंट्स भी है, तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं क्या लूं। मुझे पता है क्योंकि मैं इतना फ्लुएंट हो गया हूं, चीजें मुझे पता है कि कौन सी मुझे यूज करनी है, ठीक है। कॉमा, मैंने ना अपर यूज कर रहा हूं ना मैं लोअर यूज कर रहा हूं, और जैसे आएगा वैसे ही सिस्टम कंसीडर कर लेगा। क्या लिखा यहां, यहां मुझे लिखना है बुक, ठीक है, बुक मैंने कैपिटल में लिखा है, सॉरी, अरे कहां चला गया, बुक मैंने कैपिटल में लिखा है और यहां पे बुक क्या है, स्मॉल है, ठीक है। फिर भी ये सर्च करेगा, जस्ट मुझे क्या करना है, कॉमा डाल के कंपेयर डॉट ऑर्डिनल इग्नोरेंस केस, ये ले, सिस्टम खुद से इग्नोर कर देगा। हो गया, ढूंढ के लगा दिया,
अब अगर किसी में यहां ना मिल रहा हो बुक, जैसे मैं अगर इसके पहले ही कर दूं कि वर्क बुक रिप्लेस ही कर दे रहा हूं, इंसर्ट, मैंने यहां पे लिखा बुक की जगह बुक। अब देखो फॉल्स आ गया, और अगर मैं ये स्टेप डिलीट कर दूं तो सारा क्या होगा, ट्रू होगा। ये देखो, क्योंकि उसको बुक मिल रहा है। हाउएवर मैंने क्या किया है, ना तो अपर यूज किया, ना मैंने लोअर यूज किया, कुछ भी नहीं किया, सिर्फ कंपेयर डॉट ऑर्डिनल इग्नोरेंस केस लगा दिया, यानी केस सेंसिटिविटी को इग्नोर कर दे, कुछ भी हो कैसे भी हो सब कुछ फाइन करे। बट ये हर जगह यूज नहीं कर सकते आप, कहाँ यूज नहीं होगा सर ये सिर्फ टेक्स्ट डॉट कंटेन्स में यूज होता है, अच्छा, बाकी नहीं यूज हो सकता, ठीक है सर। क्योंकि आपको ऑप्शन ही नहीं मिलता है वो। आप अगर कहीं और लगाना चाहोगे ऑप्शन नहीं मिलेगा। कुछ फॉर्मूले हैं जहां पे ये लग जाता है, कई जगह नहीं लगता है। तो अभी बिल्कुल रट के मत बैठना कि कंपेयर डॉट ऑर्डिनल इग्नोरेंस मैं हर जगह यूज कर लूंगा, पॉसिबल ही नहीं है, लगेगा ही नहीं। ठीक है, तो ऐसी चीजें हैं। ठीक है अब सर। ये कहो कि मैं क्या रट के बैठा हूं, नहीं, ये टाइम के साथ आया है, क्योंकि मेरी आदत रही है कि जब मैं मतलब थोड़ा सा ये कहूंगा कि मैं एकदम परफेक्ट नहीं, थोड़ा सा परफेक्ट हुआ, तो मैंने रीड करना ये स्टार्ट कर दिया था, और ये ऑटोमेटिकली मेरे माइंड में आया था कि ये फॉर्मूले खुद से क्रिएट कर रहा है, तो क्यों ना मैं ये फॉर्मूले पढ़ना स्टार्ट कर दूं। मैं ऐसा नहीं करता था कि फॉर्मूले लिखना स्टार्ट किया, सिर्फ पढ़ना स्टार्ट किया कि लॉजिक क्या है। जैसे टेबल डॉट ऐड कॉलम, ये क्यों करता है, क्योंकि ये एक नया कॉलम ऐड कर रहा है उस टेबल में, इसलिए टेबल डॉट ऐड कॉलम किया है। ये वाला फंक्शन लास्ट स्टेप का नाम होता है, उसके बाद नया जो कॉलम बनेगा उसका नाम, फिर ईच लिखता है क्योंकि हर एक रो में वो एप्लीकेबल कर रहा है, और क्या एप्लीकेबल कर रहा है, वो ये कर रहा है। ऐसे ही इस पे आओ, टेबल डॉट एक्सपैंड टेबल कॉलम क्या कर रहा है, एक्सपैंड कर रहा है, और किसको एक्सपैंड कर रहा है, टेबल कॉलम को। कहां पे कर रहा है, टेबल के अंदर। ये लास्ट स्टेप ये रहा, ये नया कॉलम का नाम कस्टम, जिसको ये एक्सपैंड कर रहा है। कहां गया, सॉरी, ये एक्सपैंड इंटरनली कस्टम का नाम लिख रहा है, क्योंकि जब आप कोई नया कॉलम बना रहे हो तो कुछ तो लिखोगे ना। यहां पे अगर आप देखो तो ये कस्टम का नाम था, यहां पे ये इस वाले स्टेप पे आपने कस्टम नाम दिया था। जब आप एक्सपेंड कर रहे हो तो किसको एक्सपेंड कर रहे हो, कस्टम को एक्सपेंड कर रहे हो। ये उसके हेडर के नाम है जिसको एक्सपेंड कर रहे हो। अगर अब देखो, जैसे मान लो कि मैंने लास्ट में क्या किया था, यहां पे अगर मैं इसको हटा दूं, याद है मैंने इसको शीट नेम किया था ना, तो एक हाँ जी। स्टेप स्टेप जुड़ गया था रीनेम का, करेक्ट। लेकिन अब आपको मैं बता रहा हूं तो मैं स्टेप जोड़ रहा हूं, लेकिन अगर आपको नहीं बताना होता तो मैं क्या करता, यहीं पे ये जो नेम डॉट वन आया था, पहला नेम है और ये नेम डॉट वन है, मैं यहीं पे नेम डॉट वन की जगह शीट नेम कर देता। ये लो, मेरा नाम यहीं पे आ गया, कहां गया, ये हो गया। मैंने कोई अलग अलग से स्टेप तो नहीं ऐड किया।
अब ये चीजें आपको अचानक से नहीं आएंगी, या अगर इसमें घुसने लगे ना आप तो अभी नहीं आएगा। लेकिन हाँ, मैं मना नहीं करता हूं, क्योंकि जितना घुसोगे टाइम जरूर लगेगा, बट सीखोगे बड़ी जल्दी, और उस सीख से आप बहुत चीजें सीखोगे। कई बार गलतियां होती हैं, हम ज्यादा अच्छा बनाने के चक्कर में गलतियां कर जाते हैं, लेकिन सीखने को जब मिलता है तो मजा आता है कि हाँ, कुछ नया सीखा। ये डबल हेडर, डबल ब्रैकेट जो बनते हैं, करली ब्रैकेट, वो सिर्फ क्या होता है कि ये नेम एक्चुअल थे और एक्सपेंड करने के बाद ये नेम आपने कर दिए। अगर आप सेम कर रहे हो इट्स ओके, अगर आप चेंज कर रहे हो इट्स ऑल्सो ओके। तो अगर दूसरे ब्रैकेट में आपने जो भी लिखा वो हेडर का नाम रिफ्लेक्ट कर जाएगा, लेकिन आपने यहां अगर चेंज कर दिया तो एरर जनरेट कर देगा, क्योंकि यहां ये हेडर वो ढूंढ रहा है एक्सपेंड करने के लिए, और ये हेडर एक्सपेंड करने के बाद क्रिएट किए उसने। ठीक है, ऐसे होता है। अब ये देखो, टेबल डॉट एड कॉलम्स, हमने एक कॉलम ऐड किया जिसका नाम था फिल्टर शीट, सॉरी, फिल्टर शीट है। यहां पे हमने कंडीशन लगाई है, वो कंडीशन लिखी है। ये आपका टेबल डॉट सेलेक्ट रो, ये हमने सिर्फ सेलेक्ट कहने को हमने फिल्टर किया है और बाकी रो हटाई हैं, बट एक्चुअली हमने हटाई नहीं है, हमने वो रो रखी हैं सेलेक्ट करके। तो जैसे कीप कॉलम और रिमूव कॉलम वाला सीन है ना, सेम फिल्टर में सीन वही है कि सेलेक्ट रो हमने वो सेलेक्ट की है, हमने फिल्टर हटाई नहीं है। दो चीजें होती ना, मान लो एक क्लास में 3 बच्चे हैं और आप कह रहे हो कि एक बच्चे को निकाल दो, तो हम उस चीज को दूसरे तरीके से कह रहे हैं कि 2 बच्चों को अंदर रख लो। हम एक बच्चे को निकालने के लिए नहीं बोल रहे, हम दो कह रहे हैं 2 बच्चों को अंदर रख लो, ऑटोमेटिकली वो तो निकल ही गया ना। तो ये लैंग्वेज थोड़ी सी है, बट एक बार घुसोगे तो चीजें बहुत मजा आएगा इनमें। ठीक है सर। ठीक है। ओके।